अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गठबंधन का इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक के बाद जो शुरू हुआ, उसमें कई बार किसी को यह गठबंधन ने डसा और किसी के लिए बहुत फल गया। क्या उत्तर प्रदेश में 21वीं सदी के दूसरे दशक में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन जो बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ और जो गठबंधन बन रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, ये किसको डसेंगे और किसको फलेंगे, हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि तीन बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती ने आज जमकर इस पर बयान दिए हैं। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज थोड़ा सा वक्त बचा है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही कि 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी आचार संहिता आ सकती है, या हो सकता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आचार संहिता आ जाए। आचार संहिता लगने का मतलब कि युद्ध का आधिकारिक ऐलान, राजनीतिक युद्ध का, वो वाले युद्ध का नहीं। मसला इस बात का है कि किसके पास ज़्यादा सेना है, किसके पास ज़्यादा अलायंसेज हैं, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसके बूथ कितने मजबूत हैं, किसके साथ यूथ है, किसके साथ विमेन है, किसके साथ अगड़ा है, किसके साथ पिछड़ा है, किसके साथ दलित है और किसके साथ माइनॉरिटी है, और उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं। ये वो वेपन है जिससे ये पॉलिटिकल वार लड़ी जानी है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। तो जाहिर सी बात है कि आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है, और ये गंभीरता मुद्दे की इसलिए बढ़ाती है क्योंकि अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आहट तेज और तेज होती जा रही है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव को कितना प्रभावित करती है, कैसे गठबंधन कामयाब हुए और कैसे गठबंधन फेल भी हुए। जब बहुत अपेक्षा थी तो वो गठबंधन कैसे धड़ाम हुए, जब बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी तब वही गठबंधन कैसा करिश्मा करके आए थे, उसके सब उदाहरण उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और आप में से बहुत लोगों को बहनों भाइयों ये याद होगा कि 2007 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी और गूंगी बैसाखी पे चलने वाली सरकारें बनती थीं। 10-10, 15-15 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाते थे। ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश इस तरह की सरकारों के लिए अभिशप्त हो गया जो गठबंधनों के जरिए चलती थी। उत्तर प्रदेश में किसी को बहुमत मिलेगा इसकी कल्पना करना भी तकरीबन 17-18 सालों तक बड़ा ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल भरा दौर था। मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो ये मसला शुरू होता है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहने के बाद। उस वक्त 93 में आप सबको याद होगा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी का अलायंस हुआ था, और उस अलायंस में बाबरी विध्वंस के बाद भी बीजेपी हार गई थी, सपा गठबंधन जीत गया था, बसपा गठबंधन। एक वो दौर था, एक ये दौर था कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन फेल भी हुआ। उसके बाद आप देखें 93 से लेकर 2007 तक का दौर गठबंधन का दौर रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये ऐसा दौर रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी मुश्किलें आईं। 3 साल, 2 साल, 2.5 साल की सरकारें चलती थीं। मुख्यमंत्रियों के पास कब सरकार गिर जाए पता ही नहीं रहता था। बड़ा ही मुश्किल दौर था। दरअसल हमारी समस्या क्या है कि हम पुराना दौर भूल जाते हैं, पर याद रखिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 93 से लेकर 2007 तक का वो दौर याद करिए। आप लोग दिमाग पर जोर डालिए, मन मस्तिष्क पर जोर डालिए, पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए और याद करिए कि वो क्या दौर था। लेकिन 2007 में मायावती ने उस भ्रम को तोड़ा, सत्ता में आई, बहुमत के साथ आई। मायावती का भ्रम तोड़ा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने, बहुमत लेकर सरकार में आए। और इन दोनों का भ्रम तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, 325 सीटें, रिकॉर्ड टूट गया उत्तर प्रदेश में। यह है गठबंधन के बाद बहुमत का दौर। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है? क्या हम 93 से 2007 के दौर में एंट्री कर रहे हैं, या फिर मेजॉरिटी का मसला चलेगा? ये देखिए, मोटा मोटी तय जनता को करना है। हमारे आप जैसे लोगों का काम होता है उसका एनालिसिस करना
वक्त से पहले वक्त की आहट को भांपना और यह समझना कि जनता क्या चाहती है। आज के दौर में चुनाव हो तो कौन किसके साथ खड़ा नजर आएगा, परिणाम क्या होंगे ये हम नहीं जानते, ये जनता जानती होगी। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अलायंसेस में कौन किसके साथ खड़ा है। बीजेपी के अलायंस में कौन है, समाजवादी पार्टी के अलायंस में कौन है। बीएसपी किसी के साथ अलायंस नहीं कर रही है। आज मायावती ने यह बात एकदम साफ कर दी है। कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर जरूर खोज रही है, लेकिन मुख्य तौर पर ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, सारा कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द अलाइन हो रहा है, इन्हीं के इर्द गिर्द जमावड़ा हो रहा है। छोटे छोटे छत्रप, छोटे सेनापति, छोटी सेना वाले राजनीतिक दल, इन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अकेले जाने का स्कोप छोटे दलों के पास नहीं है। अकेले जाएंगे मारे जाएंगे, इसलिए किसी एक सेना को उन्हें ज्वाइन करना मजबूरी है पॉलिटिकली। कुछ बयान सुनिए। नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। 2019 तक लोकसभा के चुनाव में मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। ये जो चुनाव है मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और पूरे यूपी में सर्व समाज के लोगों की ये दिली इच्छा है कि हम बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाएं। हम जनता के बीच में हैं और हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबको मौका मिला। अब की बारी कांग्रेस की बारी है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज, कोई भी समाज हो, उत्तर प्रदेश में वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसकी क्या सोच है, क्या एस्पिरेशन है और उस पॉलिटिकली उसने अचीव क्या किया है, गठबंधन में कौन किसके साथ है, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूरी राजनीतिक डिबेट है, इसलिए तसल्ली से सुनिएगा। डॉक्टर लालजी निर्मल मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने दलित चिंतक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष भी हैं। फैजान खान बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। राजपाल कश्यप जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर ओबीसी लीडर हैं और एमएलसी भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुचि विश्वास, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर अनिल यादव दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, देश के मशहूर जाने माने समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्र के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आज ये पैनल मैंने बहुत चुनकर आप लोगों को आमंत्रित किया है और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब महानुभावों ने अपना समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर निर्मल, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने अपने अलायंस को शेप अप कर रही हैं, लगभग पूरा कर रही हैं। कहीं मैं पिछड़ों की गोलबंदी देख रहा हूं, कहीं मैं दलितों की गोलबंदी देख रहा हूं, कहीं मैं अपर कास्ट की गोलबंदी देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इस तरह की गोलबंदी को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और जिस समाज से आप आते हैं उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है और उस एस्पिरेशन को कौन फुलफिल कर रहा है? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 वर्षों में सर्व समाज को, समाज के सभी भागों को साथ में लेकर के चलने का काम किया है। सबका साथ, सबका विश्वास, इस नीति से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, आप देख लीजिए, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान योजना हो, जो हमारी योजनाएं जो धरातल पर आई हैं और जिसका लाभ गांव में प्रत्येक समाज के लोगों को मिला है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अपर कास्ट को मिला है, बैकवर्ड को मिला है, शेड्यूल कास्ट को मिला है, माइनॉरिटीज़ को मिला है जी। तो सभी समाज को हमने लाभ देने का काम किया है, एक नज़र से सबको देखा है। और जहाँ तक दलित समाज की बात है,
पर मुझे आप कन्विंस करिए और ये जनता को भी बताइए कि दलित समाज बीजेपी को वोट क्यों दे? उसके पास तो मायावती हैं। दलित समाज मायावती को वोट क्यों दे, सवाल इस बात का है। और सर ये भी सवाल है कि आपको क्यों दे? ब्रजेश जी, मैं आपको बता रहा हूं जी कि मायावती जी की जो जमीनी हालत है वह वर्तमान में यह है कि उनका जो कोर वोट बैंक था जाटव, वह भी उनका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि उनसे जो भी उम्मीदें थी दलितों को, उनके समाज को, वह ध्वस्त हो गई हैं। और बसपा का यह चुनाव बसपा की राजनीति के लिए अंतिम चुनाव होगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं वापस सोच विचार लें। निश्चित रूप से आप देखिएगा, हम लोग प्रदेश के गांव-गांव में जा रहे हैं। फॉर बहुजन समाज पार्टी, आर यू श्योर डॉक्टर निर्मल? बहुजन समाज पार्टी की जो लीडर हैं, आप देख रहे हैं, आप एक भी लीडर का नाम बता दीजिए जो कि प्रदेश के सभी जनपदों में दलितों के मुंह पे हो। डॉक्टर साहब, मायावती जी को छोड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें 5वीं बार एज ए चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये लास्ट चुनाव है बीएसपी का। ब्रजेश जी, जो उनके वसूली एजेंट थे सब तो सपा में चले गए जी, अब उनके पास बचा क्या है? आपको बहुत करारा जवाब देने के लिए फैजान खान बेचैन बैठे। भाई फैजान जी, आप बताइए ये किस तरह का क्लेम डॉक्टर निर्मल कर रहे हैं और क्या इनसे सहमत हुआ जा सकता? वैसे आप होंगे नहीं, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही। ब्रजेश जी देखिए, मैं इनकी और मैं निवेदन करूंगा सब लोग एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखें। ब्रजेश जी, मैं इस बात को समझ सकता हूं और आप भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में राज्य मंत्री हैं। और जाहिर सी बात है, जब जिस तरह से आपने देखा कि संजय निषाद साहब का स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने किया, तो वो समाज की बातें करते करते जब उन्हें एमएलसी पद मिल जाता है तो समाज को भूल जाते हैं। हमने नहीं किया भैया। नहीं, आपने नहीं, मतलब मीडिया बंधुओं ने हम किया। किसी का स्टिंग पिस्टिंग नहीं करते, मीडिया बंधुओं ने किया। हाँ। तो लिहाजा जब किसी को भी देखिए, जब किसी को भी समाज से ऊपर उठकर अपनी लालच, अपने महत्वाकांक्षाएं, अपने परिवार के महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, तो उसे समाज से वो ऊपर हो जाता है। फिर वो अपने समाज से छल करने लगता है और वो इस तरह की ही बातें करता है ताकि उसे किसी और दल में जगह मिल ऐसा सके। ये क्यों कह रहे हैं कि ये लास्ट इलेक्शन है? मतलब ये किस तरह का क्लेम हुआ? अभी बोलने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज के डेट में तमाम घोषणाएं किए जा रहे हैं जिनका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। भाई योजनाएं चाहे जितने भी लुभाने वादे करना ही तो है, क्योंकि टैक्स नहीं लगता। ब्रजेश जी, वादे करने का कोई टैक्स नहीं है, आपकी कोई लहर नहीं है, कोई हवा नहीं है। भाई हमारी लहर निकल भी नहीं रही है किसी मुद्दे पर, ट्विटर के अलावा मुखर भी नहीं है। अब तो कैसे आपका क्लेम बनता आपने है? कहा कि आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इससे पहले लगातार आपने देखा 9 अक्टूबर को देखा, 7 सितंबर को देखा। अब चूंकि जाहिर सी बात है, हमें जमीन की हकीकत को देखना होता है, हमें हवाई नहीं रहना पड़ता है। इसलिए मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के सीनियर ओबीसी लीडर हैं और एमएलसी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका कश्यप जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों अखिलेश जी का स्टेटमेंट सुन रहा था अंबेडकर नगर से, और फिर उनका ट्वीट भी मैंने देखा। उन्होंने लिखा कि पिछड़ों की गोलबंदी हो रही है और समाजवादी पार्टी इस पर काम कर रही है। आपका इस बयान के पीछे का मकसद क्या है और ये पिछड़ों की गोलबंदी आप किस तरह से कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है, आपके अलायंस पार्टनर क्या इस स्थिति में है कि समाजवादी पार्टी वापस अपनी खोई हुई सत्ता हासिल कर पाए? क्या आपके पास इस तरह का अलायंसेस बन रहे हैं? जी ब्रजेश जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने अच्छे विषय पे डिबेट रखी और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया अंबेडकर नगर में, पिछड़ों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, तो निश्चित तौर पे मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ। बुढ़ाना में माननीय अखिलेश यादव जी 11 तारीख को आने जा रहे हैं, कश्यप महासम्मेलन होने जा रहा है। बरसात की वजह से पिछली बार टली। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पिछड़ी जातियों की बदौलत बीजेपी बनी है और ये पिछड़ी जातियां घोर उपेक्षा की शिकार हैं। यहाँ लोगों की उपेक्षा की गई, चाहे यहाँ पे जिस तरीके से, और ये पिछड़ी जातियां माननीय अखिलेश यादव की तरफ लामबंद हुई। और ये पिछड़े मतलब कैसे माना जाए कि ये सब अखिलेश यादव जी की तरफ लामबंद हो रही हैं? आप उसके एविडेंस तो दीजिए, बताइए। तो स्टेटमेंट सिर्फ है सिर्फ आपका,
आपके पास जी, क्या जी, एविडेंस जी। है कि आपके साथ लामबंद जी हो रहे हैं? एविडेंस क्योंकि ये अब तक एविडेंस बीजेपी के बताता हूँ। साथ रहे हैं। जी जी ब्रजेश जी, बिल्कुल सही कहा। पिछड़े जब बीजेपी के पास थे तभी उनकी सरकार क्षेत्र में पिछड़े सम्मेलन कर रहा हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार निकल रहे हैं और पिछड़े सम्मेलनों में जो संख्या आ रही, पहले हमारे पास मौर्य, कुशवाहा, विश्वकर्मा, प्रजापति, कश्यप, निषाद, इन्होंने बीजेपी ने इनको बहका दिया था, इनको सपने दिखा दिए थे बड़े बड़े और ये नारा देते थे कि अरे भाई वो तो एक जाट की सरकार है अखिलेश जी की, हमारी सरकार बनाओ तो हम आपके लड़कों को कलेक्टर, कप्तान, कोतवाल और भर्ती और नौकरी देने का काम करेंगे। ये सब झांसा भाई दिया आप था। मुझे बताइए, इनके पास जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओबीसी समाज से, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी समाज से, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं हाँ, कि यही- ओबीसी यही इनके साथ नहीं जाएगा? बताना चाहता हूँ, ये डिप्टी सीएम जो है, इनको सीएम बनना था, इनके नाम पे वोट मिला था और जो प्रदेश अध्यक्ष है, अरे वो क्या पिछड़ों की, उन्होंने देख लिया, पिछड़ों ने सरकार बनाई थी, उनकी रक्षा होगी। एक पटेल बिरादरी का सचिवालय में कर्मचारी था, उसने रिट्यूट कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया गया, बचा नहीं पाए और मुख्यमंत्री जी ने पटेल मंत्री जो बुके देने गए थे मिर्जापुर में, उनको किस तरीके से अपमानित करने का काम किया। मौर्य बिरादरी को लग रहा था कि हमने सरकार बनाई है तो हमारे हक अधिकार मिलेंगे। मुक्ता कुशवाहा, 69,000 शिक्षकों के साथ में जो आरक्षण घोटाला हुआ, मुक्ता कुशवाहा को योगी की पुलिस ने पीट दिया, हाथ तोड़ दिया और ये कुशवाहा जी बचा नहीं पाए। तो कुशवाहों को भी लगता है कि वो केवल मुखौटे हैं और उनकी भी तो फाइल तैयार करवा ली गई है, वो कब जेल जाएंगे पता नहीं। ये और भविष्य में भी वो ओबीसी का मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं बन सकता, इसके लिए भी बीजेपी ने ठप्पा लगा दिया कि अभी उनके नेता आके कह गए कि अब यहाँ भविष्य में मुख्यमंत्री रहेंगे तो ये अच्छी बात है, योगी आदित्यनाथ के चुनाव हो, क्योंकि 5 साल इन्होंने सत्ता की है ना, 5 साल सरकार इन्होंने चलाई है, तो इनको जवाब देना चाहिए ना जनता। तो आपको लगता है कि आपके पास जो अलायंस पार्टनर है उनके दम पर आप उत्तर प्रदेश जीत लेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अलायंस पार्टनर किए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की अलायंस पार्टनर हो गई है। अब जो जनसैलाब आ रहा है किराए पे बुलाया हुआ नहीं है। थैंक यू राजपाल जी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को कभी आमंत्रित करूंगा। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुचि विश्वास जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुचि जी, मैं देख रहा हूं मेरे पास तमाम कागज बिखरे हुए हैं और काफ़ी डेटा इकट्ठा है, काफ़ी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन सब मेरे सामने यहाँ रखे हुए हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा कि कांग्रेस के साथ अलायंस पार्टनरशिप में कोई इस वक्त इंटरेस्टेड है या नहीं है। आपको, आपकी पार्टी को क्या किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है? क्या आप भी बीएसपी की तरह अकेले चुनाव में जाना चाहती हैं? और क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है आपकी पार्टी के लिए? राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा दल जो 70 वर्ष पावर में रहा, उसके लिए ये परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, डायनामिक्स मैटर नहीं करता। और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार धरातल पर सक्रिय हैं, एकमात्र दिखाई दे रही हैं, चाहे आप हाथरस लें, उम्भा लें, सोनभद्र लें, बागपत लें, सीतापुर लें, लखीमपुर लें, तो जो हालात हैं देश और प्रदेश के, ऐसे में कांग्रेस की प्राथमिकता है सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की। जो सत्य असत्य, धर्म और अधर्म और न्याय और अन्याय की लड़ाई है, आज 5 वर्ष पे जब सरकार को जवाबदेही का समय आया तो वो केदारनाथ का लाइव वीडियो मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और वो सर्कुलेट किया जा रहा है, तो वो फिर हिंदू पलायन का मुद्दा कैराना लाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विषयों को अननेसेसरी, क्योंकि सरकार के पास जवाबदेही के लिए कुछ है नहीं, किसी अन्य दल या किसी अन्य दल के प्रवक्ता या किसी अन्य दल के किसी अलग दल में विलय या गठबंधन पर कोई प्रत्युत्तर देने का मेरा औचित्य या कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी नहीं बनती, तो वो दैट इज नॉट। पर आप मुझे देखें, एक चीज बताएं, आप लेकिन कांग्रेस बहुत ही अपनी जानकार हैं विचारधारा और पर बिल्कुल मुझे आप स्पष्ट बताएं है। कि कहीं पिछड़ों की गोलबंदी हो रही है, कोई दलितों की इकट्ठा कर रहा है, कोई अपर कास्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, चारों तरफ इस तरीके की इक्वेशंस फिट हो रही हैं। आप जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक हालात हैं या धरातल हैं या उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जातियां यहाँ की सच्चाई है, हम आप जैसे लोग भले इसको माने या ना माने, पर एंड ऑफ द डे उत्तर प्रदेश में जातियां एक बड़ी कड़वी राजनीतिक सच्चाई है। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस की राजनीति उत्तर प्रदेश में किस दिशा में बढ़ रही है? क्या आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं या फिर आप भी कोई नया इनोवेशन करेंगे, जैसे किसी के साथ अलायंस?
मैं सहमत हूं आपकी बात से। चूंकि फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में हैं और उनकी राजनीति का आधार ध्रुवीकरण है। छोटे मोटे दल भी अपने हितों को साधने के लिए, अगर कोई 2 विधानसभा में भी सीमित है तो उसका अपना दल है, कोई एक समाज में सक्रिय है तो उसका अपना दल है। एनीवेज, वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 40% टिकट महिलाओं को आरक्षित करके और आधी आबादी की सशक्त मौजूदगी दर्ज कराकर पूरे नैरेटिव और पूरे परसेप्शन को चेंज कर दिया गया। हो सकता है संभवतः इसको एप्लीकेबल होने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इससे सभी दलों पर दबाव बढ़ेगा और एक महिला एक परिवार की प्रथम पाठशाला होती है। जब वो साक्षर होती है तो एक जिले का आधार होती है। जब वो राजनीतिक पर क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि सिर्फ महिलाओं को 40% टिकट देने मात्र से कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी उत्तर प्रदेश के भीतर और आपकी वो सत्ता की चक्री घूम पाएगी सिर्फ इतने मात्र से? आपको ऐसा लगता है? देखिए, हर यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। अभी देखिए, महिला दलित नहीं होती, महिला पिछड़ी नहीं होती, महिला आदिवासी नहीं, महिला तो महिला होती है और वो आधे समाज का प्रतिबिंब होती है। तो एक ड्रॉप से ही तो ओशन होता है। आपने नैरेटिव और परसेप्शन को कहा तो मैंने कहा कि चीजें बदलने की कगार पर हैं। लोग भी ऊब चुके हैं और जो मैंने कहा ना, ध्रुवीकरण की जो ताकतें सत्ता में हैं, उनका मूल उद्देश्य ही यही है कि वो अपने राजनीतिक, पर मैं देख रहा हूं आप कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे, आपकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कांग्रेस की दिलचस्पी समाजवादी पार्टी से लड़ने में ज्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। अगर आपने थोड़े दिन पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय जी का हलफनामा शपथ पत्र देखा हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सरकार को अस्थिर करने के लिए 2G और कोल घोटाला तो के विषय में जो उन्होंने शपथ पत्र दिया, या आप आज देखें जो राफेल की दलाली में चौकीदार की चोरी निकली है। लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों का दल है। ये आईटी सेल और ये ट्रोलिंग आर्मी और ये ऑलराइट मैडम, मैं डॉक्टर अनिल यादव जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने समाज शास्त्री हैं और राजनीति विज्ञान को भी अच्छे जानकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यादव। आप मुझे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात में कौन किसके साथ खड़ा है, किसके अलायंस में क्या क्षमता है, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक विरासत है, जो हमारी थाती है, और जिस प्रकार से यहाँ जातियाँ प्रधान हैं, जातियाँ प्रमुख हैं, वो एक कड़वी सच्चाई भी है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बातें हम लोग चाहे कितनी भी इंटेलेक्चुअल की उसकी करें, पर एंड ऑफ द डे जातियों में बटा हुआ एक समाज है उत्तर प्रदेश, जो राजनीतिक तौर पर आगे चुनाव में जाता है। आप क्या महसूस करते हैं कि किसके अलायंस में कौन है और आगे के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या इशारा कर रहे हैं? ब्रजेश जी, 2 बातें होती हैं हर चुनाव में। एक तो कुछ मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे जो होते हैं वो जातियों के आर पार जाते हैं। जैसे महंगाई का मुद्दा है, आजकल बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, तो ये सभी जातियों पे इफेक्ट करते हैं और इससे जो एंटी इंकुम्बेंसी फैक्टर है वो स्ट्रांग होता है। दूसरा जो आपने कहा जातियों का, इसमें कोई शक नहीं कि समाज जो है हमारा जातियों में बटा हुआ है और जातियां एक सच्चाई है और जातियों के अनुसार ही काफ़ी कुछ 70, 80, 90% वोट जो है जाति के एक तरफ जाते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जातियां हैं जो फ्लोटिंग हैं, जो इधर से उधर जाती हैं, तो उसमें जो नॉन यादव ओबीसी जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है फैक्टर है इस चुनाव का। इस चुनाव के 2 फैक्टर मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। एक तो नॉन यादव ओबीसी जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था और उसे ये लगा था कि वहां मुझे अपनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन पिछले 4-5 साल में उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाकर के ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसको लगा कि उसको तो उसके साथ सौतेला व्यवहार हुआ। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रोजेक्ट किया गया था मुख्यमंत्री के लिए और बाद में उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो वो चला भी रहे थे उसके भी तमाम फाइलें चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से होकर के गुजरती रही। तो इस समय जो ओबीसी है और ख़ास तौर पे जो पूर्वांचल का ओबीसी है, जो जातियां, वो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना ये हो रही है कि जो दलित वोटर हुआ करता था उसमें जो जाटव समाज है, जो कि 2/3 दलित वोट है, जिसके पास टोटल 22% दलित वोट है उत्तर प्रदेश में, उसमें 22 में से 14% जो है जी वो जाटव समाज का वोट है। तो जाटव समाज का जो वोट था वो एक ऑलमोस्ट एक तरफा एक बंधा सा रहता था बहुजन समाज पार्टी के साथ।
लेकिन ये पहली बार है पिछले 20-30 साल में कि जाटव समाज का वोट इस समय बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों, पिछले 4-5 बरस से जो बहन जी और जो बसपा का जो मैं आपको आचरण इंटरप्ट रहा है, करना चाहता हूं सर, जो मेरे मन में मुद्दे- एक प्रश्न है। आप देखें कि जी, किसी जी, की जी। सुनामी रही हो, किसी की हाँ जी। आंधी रही हो, किसी का तूफान रहा हो, कैसे भी राजनीतिक परिस्थितियां रही हो, पर मायावती 16 से 18% और समटाइम 21% वोट शेयर उनकी पार्टी लाने में कामयाब रही है। तो उनके दावे को एक झटके में खारिज करना क्या उचित होगा? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये उचित नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने पीछे भी एक मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा, तो आपने भी उनसे कुछ कहा था इसी तरह की बात, लेकिन ये धरातल पे अब की बार होने जा रहा है। देखिए, उसके पीछे कारण मैं बताता हूं। जाटव समाज जो है वो एक अंबेडकरवादी आंदोलन को मानने वाला और अंबेडकरवादी आंदोलन का समाज है, जो बाबा साहब अंबेडकर में बहुत बड़ी आस्था रखता है। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बाम साहब से निकली थी। मान्यवर काशीराम जी जो थे, उन्होंने पहले DS4 बनाई और फिर बाद में BSP पार्टी बनाई। तो ये वो अंबेडकरी आंदोलन वाले व्यक्ति हैं, जो मतलब लोग हैं जो एक तरह से वर्णवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। बाबा साहब, आपको मालूम है कि वो तो हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन गए थे। लेकिन पिछले दिनों जो बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ी घटना 2018 में जब SC/ST एक्ट का मामला उठा, SC/ST एक्ट की जो एट्रोसिटी का एक्ट था, उसको जब ढीला किया गया तो लोगों में, दलित समाज में, खासतौर पे जाटव समाज में एक जबरदस्त विरोध आया। लेकिन उस विरोध का समर्थन कहीं भी बहन जी की तरफ से आता हुआ लगा नहीं, और वो एक स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं एक आंदोलन खड़ा हुआ। और उत्तर भारत में दलितों में का इससे बड़ा आंदोलन पिछले 50 साल में मैंने तो नहीं देखा। कम से कम बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, सड़कों पे लोग आए, गोलियां चली, मारे गए, हजारों बच्चे जेल में चले गए जी। उसके बाद 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आया, या ये जो अंधाधुन निजीकरण का मामला है, जिसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो दलित समाज के आरक्षण तो का क्या हो रहा है। पार्शियली आप तो इन डॉक्टर सब लालजी मुद्दों निर्मल पे से जो- सहमत हैं? पार्शियली? देखिए, इस पॉइंट पे मैं है कि ये जो दलित, इस बात को मैं भी मानता हूं कि बहन जी के पास जो जाटव समाज का वोट था 14% और प्लस कुछ और समाजों का जो अति पिछड़ा वर्ग था, उस समाज का वोट भी जुड़ता था, जिससे उनका 20% से ऊपर वोट चला जाता था। और दलित समाज का वोट तो उनके साथ ऐसा था कि वो अगर किसी को भी कह दें, वो ट्रांसफरेबल वोट था। जो मर्जी किसी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, किसी जाति का खड़ा हो जाए, वो एक मुश्त उस पर जाया करता था। लेकिन वो जमाना बदल गया। करेक्ट है जो सर। मान्यवर मैं अमित काशीराम पुरी जी का को जमाना आमंत्रित था। करता हूं। थैंक यू अनिल जी। मैं आपको नेक्स्ट राउंड में बाकी और समय दूंगा ताकि हम आपकी बातों को और समझ सकें। अमित पुरी जी, आप देख रहे होंगे कि अलायंस तैयार हो रहे हैं। उन अलायंसों में मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी के साथ भी काफ़ी बड़ा अलायंस तैयार हुआ है। ऐसे में बीजेपी का प्रॉस्पेक्टस क्या है? आपके साथ अलायंस पार्टनरशिप में मैं अपना दल और निषाद पार्टी के अलावा और कोई नहीं देख पा रहा हूं। क्या बीजेपी का इंटरेस्ट इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ज़्यादा है, या अलायंस आपके लिए ज़रूरी है? आपकी योजनाएं क्या हैं? आपके सारे संदर्भ को सुनने के बाद मैं अब धीरे धीरे इसको उत्तरित करने का प्रयास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की निगाह में कांग्रेस की तरह यह दम नहीं है कि 2, 3, 4 सीटें जीतने वाली पार्टियां वो छोटी हैं या बड़ी हैं। हम हर राजनीतिक दल को सम्मान देते हैं और हम मानते हैं कि हमने अभी तक जो अपने अलायंस फोर्स किए हैं वो तो हमारे इस्टेब्लिश्ड अलायंस ही हैं। राजनीति का कोई कैलेंडर का दिन आखिरी नहीं होता, तो अगर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अलायंसेस की, तो हम उन सारी संभावनाओं के प्रति भी अपने मन को और अपने राजनीतिक विचारों को खुला रखें। नंबर 1। नंबर 2, कौन सा अलायंस बड़ा है या छोटा है, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ। महाभारत का एक संदर्भ है कि वही अर्जुन वही बाण कभी लक्ष्य को भेदता भी है जी, और कभी सरसंघान करने की बजाय आत्मघाती भी हो जाता है। और इसी तरह की स्थितियां राजनीति के अंदर भी आती हैं। व्हाट डू यू मीन पुरी साहब? किस चीज़ पे मीन? ये आपका मतलब बाण आपको लग रहा है या किसी और को लग रहा है? मैं कह रहा हूँ, आपने एक संदर्भ लिया ना
कि अलायंसेस उत्तर प्रदेश में फोर्ज हो रही हैं, कौन सी अलायंस बड़ी होगी, कौन सी अलायंस छोटी मैंने होगी। फैक्ट रखे थे। अगर आप तो हम मुझसे ज्यादा सीनियर हैं पॉलिटिक्स में, मैं तो मैं अनुभव नहीं कि आपकी राजनीति का है। मैंने 93 से 2007 और 2007 से अब तक 2022 यही तो 2 सिनेरियो प्रस्तुत किए। नहीं, एक्चुअली मिस्टेक हो तो बताएं। नहीं, 1996 में भी एक कांग्रेस की और बीएसपी की अलायंस हुई हाँ, थी। हुई थी, बिल्कुल हुई थी। कई अलायंसेस समय समय पे मैंने होती बड़ी बड़ी अलायंसेस का जिक्र किया। मैं एक ही बात जानता हूं कि नतीजों से बड़ी कोई नसीहत नहीं होती। तो नतीजों से पहले हर राजनीतिक दल कहेगा कि साहब हम 300 पार जा रहे हैं और हम 400 पार जा रहे हैं। अब ये पर मैं क्या मतदाता तय महसूस कर रहा करेंगे। हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अलायंस पार्टनर्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा अगर दिलचस्पी लेते तो एसबीएसपी क्यों हाथ से निकल जाती है आपके? देखिए, कई बार राजनीति के अंदर हर दल के अपने अपने कुछ विषय होते। एसबीएसपी ने भी आपके साथ कई बार मुद्दों पे बात हुई और वहीं पर उनके सुपुत्र बैठे हुए थे राजभर जी के, और उन्होंने कहा हमारी तो मालिकों से बात हो रही है। हमने तो बीजेपी के लिए दरवाजा खोल दिया, पिताजी कह रहे थे बंद किया था, खोल दिया। तो अब अलायंस फोर्स होने में एक तरफा चीजें नहीं होती हैं। राजनीति में बहुत सारे विषय आते हैं, उनमें तो आपका भी अलायंस के लिए दरवाजा खुला है या फिर आपने लॉक कर दिया है? नहीं, मैंने आपसे आउटसेट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी तंग ज़हनी के साथ नहीं चलती। हम किसी दल को छोटा या बड़ा नहीं मानते। क्या आप चिंता में हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी उत्तर प्रदेश के भीतर कर रही है? आपको राजनीतिक रूप से इसका एहसास है? मुझे एहसास है। मैंने अखिलेश जी को सुना, वो पिछड़ों की गोलबंदी नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक साथ पढ़ते थे और इन्होंने देश की आज़ादी दिलाई। अब जिन्ना ने अगर देश की आज़ादी दिलाई, मैं अपने पॉलिटिकल सेंसेस में कभी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिन्ना ने इस देश के अंदर अगर आज़ादी दिलाई। हमारे जवाहरलाल जी, अगर हम जिन्ना को एक तरफ रख दें, और अभी तो मैं ओबीसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। मैं एक लाइन कह लूं, हमारे जवाहरलाल जी से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश की आज़ादी दिलाने में जवाहरलाल जी, महात्मा गांधी और जवाब नहीं दे रहे। सरदार पटेल और जिन्ना एक ओबीसी कम्युनिटी की गोलबंदी हो रही है, आपको एहसास है? आप जिन्ना की तरफ चले गए। ओबीसी की कोई गोलबंदी नहीं है, और जो गोलबंदी है वो 100 में 60 ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गांठ बांध ली। ओके, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। वीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसके पास क्या गठबंधन है, कौन अपने बूथ को स्ट्रांग कर रहा है, किसके साथ यूथ है, किसके साथ महिलाएं हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास की सेनाओं में कौन कौन से नए अलायंस पार्टनर्स जुड़े हैं, और क्या परिदृश्य आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, छोटी पार्टियों की जब बात आती है तो उसमें शिवपाल यादव की पार्टी, एमआईएम, राजा भैया का जनसत्ता दल, आरएलडी और सुभाषपा, ये सब दल जो हैं इनकी गिनती काफ़ी हो रही है। फिर निषाद पार्टी, अपना दल और कृष्णा पटेल का एक गुट है। ये सब का बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट है। बीजेपी ने 2016 में नोटबंदी की थी देश में, उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ। नोटबंदी के विरोध के बावजूद मोदी के करिश्मे से बीजेपी बहुमत से सत्ता में आई, लेकिन उस समय भी उसने राजभर से, अपना दल से और कई लोगों से गठबंधन किया था। आज राजभर के जाने से बीजेपी छटपटा रही है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दो, वैसे ही एकदम तड़पड़ चल रहा है। अब ये महाभारत के ज्ञान और अर्जुन का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन दर्द है, संभाल नहीं पाए। ये बात आएगी, चुनाव के परिणाम भी बताएंगे। परिणाम की बात भी हो रही है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाई है। क्या एंटी इनकम्बेंसी कोई उसके खिलाफ नहीं होगी? क्या ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये अगर एकजुट हो गए, अगर आज तारीख में आप देखें तो अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल, ये सब लगभग आ चुके हैं। साफ है इनका गठबंधन। बीजेपी के पास खाली निषाद आए, वो भी रोज बयान देते हैं अलग अलग। तो बीजेपी क्या पहले से और ज़्यादा मजबूत हुई कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, या उसके साथ कोई आना नहीं चाह रहा, या वो बसपा और कांग्रेस की तरह हो गई है
कि कोई सोचता है कि इस नाव पे बैठने से अच्छा है कि कूद के मर जाओ। जो 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है वो कैसे कर रहा है? भाई 19 सीट पिछली बार जीती बसपा, तो क्या आपकी 190 जीत जाएगी कि 290 जीत जाएगी? मायावती को मुख्यमंत्री 5वीं बार कैसे बनाया जा सकता है? या तो बीजेपी सहारा दे या समाजवादी पार्टी सहारा दे। बिना सहारे के और बिना चारे के हाथी अब खड़ा नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें हैं। बिना सहारा बिना चारा। हाँ, ओके। अब देखिए, छोटे छोटे दलों की अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी उसमें बढ़त ले चुकी है। अखिलेश यादव के पास रोज कुछ नेता जुड़ रहे हैं, चाहे बसपा से जाएं, चाहे भाजपा से जाएं, चाहे दूसरे दलों से जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस से टूट रहे हैं। तो वो सब पहली चॉइस समाजवादी पार्टी को बनाए हुए। पर आज बहन जी को सुना आपने, उन्होंने कहा कि हमने तो इन्हें निकाल दिया था, ये अकेले गए, इनके साथ कोई कार्यकर्ता या जनता थोड़ी गई है। तो भाई अगर विधायक को आप निकाल रहे हैं तो आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी? अच्छा, बीजेपी आप कहते हो बीएसपी वोट बड़ा इंटैक्ट है, 18-20% हरदम रहता है। तो ये जो 5 किलो राशन और 500 रुपया महीना बट रहा है, ये कहे कौने दिन के लिए बट रहा है? बांध में खाली एक सुराखा तो करना होता है। सुई के बराबर कितना मजबूत बांध हो, फिर तो वो गिर ही जाएगा आज नहीं तो कल। गांव में इसका फायदा कौन ले रहा है? क्या मायावती के वोटर फायदा नहीं पा रहे हैं इसका? तो बीजेपी तो उनको तोड़ने में काटने में लगी ही हुई है। आप निश्चिंत होकर नहीं रह सकते कि मायावती के साथ वो वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। हाँ, मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन जब किया और सतीश चंद्र मिश्रा को लगाया तो बीजेपी थोड़ा परेशान हुई, घबराई। अब वो टिकट की ओर देख रही कि मायावती टिकट कैसा देंगी, तब वो रिएक्शन देगा। अब सत्ताधारी दल तो सब पे नजर रखता है ना। बीजेपी की तो सपा पे भी नजर है, बसपा पे भी है, कांग्रेस पे भी है। जो ज्यादा बढ़ेगा वो उससे लड़ेगी। बात तो यही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन को कहा गया कि हनीमून की तरह है, कि जैसे समय सीमा समाप्त हुई, दोस्ती टूटी, लोग अब मुंह फेर लेते हैं, फिर एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। एक नारा आया था कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, फिर नारा आया कि हमारा बूट सबसे मजबूत, अब है कि हमारा गठबंधन सबसे मजबूत। तीनों में पुरी साहब का फिट बैठता है मामला। ओके, है ना? तोड़ फोड़ की रेल चल रही धुआंधार, चलती रहे। लेकिन जो आजकल मौसम का मिजाज है कि कंबल भी ओढ़ना है, पंखा भी चलाना है। ये ऐसा मौसम चल रहा है आजकल। कंबल ओढ़ोगे गर्मी लगेगी और कंबल हटाओगे पंखा चलाना पड़ा। तो ये जो व्यवस्था है, राजनीति भी उसी तरह की है। भाई जिनको कल तक कोस रहे थे, जिनको मुंह भर भर के तमाम सारे उपमाएं दे रहे थे, जुमले फेंक रहे थे, अब वोट की खातिर उनसे गठबंधन हो रहा है। भाई जो लोग अपने घर के नाली के पड़ोस के और सड़क की गंदगी की समस्या नहीं सुलझा पाते, वो फेसबुक पे देखिए देश की बड़ी बड़ी समस्याएं के बारे में लिखते हैं, सुलझाते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश के नेता और गठबंधन हो रहे हैं। जी ब्रजेश जी। तो कुल मिलाकर ब्रजेश जी यही है कि हम जिस समाज में हैं वहाँ पर अवसरवाद का मामला है, सरकार बनाना है, सत्ता सुख भोगना है। जो सत्ता में बैठे हैं उनको मजा आ रहा है, किसी तरह छोड़ना नहीं चाहते, और जो नहीं आ पाए वो आने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी इस बातचीत में कहीं किनारे रह गई। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी ये सब जितना सक्रिय होंगी, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये हर कोई जानता है। बहरहाल जी बहन जी, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, अंधी सत्ता के हाथों मासूमों को जान गंवानी है। हर कोई यहाँ किसी न किसी पार्टी के विचारों का गुलाम है। इसीलिए भारत का ये हाल है, किसान बेहाल है, नेता माला माल है। महागठबंधन का देखो हाल,
सीटों के बंटवारे में मचेगा बवाल, और जिनके खिलाफ लगाते थे नारे आजकल चूम रहे हैं उन्हीं के गाल। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने कुछ सवाल पूछा था जिस पर जनता ने अपनी राय व्यक्त की है। पहला हमने सवाल पूछा था कि 2022 के लिए किसका गठबंधन मजबूत दिखाई देता है। कू ऐप पर हमने सवाल किया था, तो अभिषेक ने उस पर रिप्लाई दिया है कि 2022 में बीजेपी को हराना किसी के लिए संभव दिखाई नहीं देता है, ऐसा अभिषेक का मानना है। किरण कह रही हैं कि गठबंधन चाहे जो भी कर ले, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। गठबंधन वही करते हैं जिन्हें जनता पसंद नहीं करती है, ऐसा मानना है किरण का। ये दो ओपिनियन हमें कू ऐप पर पूछे गए सवाल में मिली है। जनता गेस्ट के लिए भी कुछ सवाल आए हैं कू ऐप पर, वो हम आगे भी पूछेंगे, लेकिन हम सीधे आपके पास चलते हैं डॉक्टर लालजी निर्मल के पास। बहुत ही जाने माने दलित चिंतक है और राज्य मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में। डॉक्टर निर्मल, आपने अभी अनिल यादव जी की बात सुनी, आप उनकी बात से कितना सहमत हैं और दलितों को आप कितना कनेक्ट पाते हैं बीएसपी से? डॉक्टर अनिल यादव साहब की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। एक संशोधन जरूर करूँगा कि जाटों की आबादी 12% है अनुसूचित जातियों के सापेक्ष, 23 के सापेक्ष, और मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जाटो समाज ने अंबेडकरवाद की लड़ाई शुरू भी की और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया, और बीएसपी के पराभव के पीछे यह बहुत बड़ा फैक्टर है कि अंबेडकर के सपनों को मायावती ने तोड़ दिया। आप निश्चित रूप से मानिए, मैं कह रहा हूं कि जाटो समाज मायावती को छोड़ रहा है, हमने प्रदेश में देखा है। पर ये जा कहाँ रहा है ये समाज? क्या बटा हुआ है? बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी में क्यों जा रहा है, कारण बताइए। किसके साथ जाए? आप क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? क्यों, कांग्रेस भी तो विकल्प है। ब्रजेश जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कौन सा ऐसा दलित विरोध का मुद्दा है जो न किया हो? 3.5 लाख दलित कर्मचारियों का आपने रिवर्सल कर दिया, दलितों के प्रमोशन का बिल फाड़ दिया, डॉक्टर अंबेडकर को आजम खान ने भूमाफिया कहा, जो हम पूछते हैं संत रविदास को, उनके नाम पर बने जिले को आपने रविदास को खारिज कर दिया। कांशीराम का जो एक विश्वविद्यालय बना था उसको आपने हटा दिया। मुझे ठोस कारण बताएं कि ये समाज बीजेपी कोट क्यों करे? माता रमाबाई के नाम से बने जिले से माता रमाबाई को काट दिया। तो बीजेपी कोट ये समाज क्यों करे? मुझे कारण इसका ठोस चाहिए। रेवेन्यू कोड, नया रेवेन्यू कोड बना करके जो अनुसूचित जातियों को पट्टे में प्राथमिकता मिलती थी सरकारी जमीनों को, उसको खत्म कर दिया आपने। तो आपने यश भारती 200 लोगों को दिया, उत्तर प्रदेश में एक भी दलित बुद्धिजीवी आपको नजर नहीं आया। आपने विधान परिषद में एक दलित को भेजा नहीं, आपने राज्यसभा में किसी दलित को भेजा नहीं। देखिए क्यों मैं पूछता हूं कि अखिलेश यादव जी बताएं कि हमने, वो कहते हैं दलित दिवाली मनाएंगे, आपने सुना होगा, इस पे आपने डिबेट भी की होगी। जी। दलित दिवाली क्या होती है भाई? अंबेडकर के जन्म दिवस पर आप दलित दिवाली मनाएंगे? और बीजेपी क्यों? आप देखिए ना, ये जो हमारी योजनाएं हैं, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, आयुष्मान है, और जो योजनाएं हैं उसके 80 से 90% लाभार्थी दलित हैं। जी करेक्ट, मैं आपके ओपिनियन समझ गया। डॉक्टर अंबेडकर को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। सुचि विश्वास जी, एक सवाल है आपके लिए, कू ऐप पर एक सवाल आया है आपके लिए। एक दर्शक है, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि अगर मायावती और प्रियंका गांधी गठबंधन कर लें तो आप दोनों की राह आसान हो सकती है। देखिए अब तो लोग ऑनलाइन सजेशन भी देने लगे हैं। सुचि जी गो है, कमाल हो गया भाई। ये दर्शक अब डिबेट में खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लोगों का हमेशा स्वागत होता है। यस गो अहेड प्लीज। अच्छा है ना, पॉलिटिकली लोगों को स्मार्ट होना चाहिए, और अगर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या अपनी राय रखते हैं तो मुझे लगता है ये स्वागत योग्य और सराहनीय कदम है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की आम जनमानस में कमी ही ऐसे हालातों को पैदा करती है।
बाकी स्वागत है। ये तो मैंने अभी किसी दल को छोटा या बड़ा तो कहा भी नहीं, जैसा कि मेरे साथी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, लेकिन यह है कि ये व्यक्ति या उस दल का या उसके मुखिया उन लोगों पर निर्भर करता है जो भी क्या लाइक मैं मानूं माइंडेड है, कि समान विचार रखते हैं, जुड़ना मायावती चाहते हैं, और प्रियंका हटना या गांधी आना के है। बीच बातचीत का कोई राजनीतिक बातचीत का कोई स्कोप अभी है? विकल्प खुले हैं आप दोनों के? देखिए, अपने पद और अपनी समझ के अनुरूप किसी भी ऐसे वक्तव्य पर मैं इस प्रकार का सत्यापन नहीं कर सकती, है ना। दोनों बहुत ही कद्दावर मामला हैं, तो उलझ इस पर गया मुझे है। कुछ कहना उचित न ऑलराइट, होगा। मैं ऐसा अपने करता हूँ, विषय को फैजान खान से समझती हूँ। समझ लेता हूँ। भाई फैजान जी, जी, मैं देखिए, अपने जनता की तरफ से एक दर्शक है हमारे, उन्होंने सवाल भेजा है कि प्रियंका गांधी और मायावती को हाथ मिला लेना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है अगर ये दोनों मिलें तो? नहीं, जैसा कि बिरजेश जी आपने खुद कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज खुद भी और इससे पहले भी तमाम जगहों पे उन्होंने कह रखा है कि 2022 आम चुनाव में हम इस बार विधानसभा के उत्तर प्रदेश के हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। वाई, क्यों? इसलिए क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ गठबंधन कर रहे हैं इस बार। अकेले आपका कोई स्कोप दिख नहीं रहा है। नहीं, आप इस बार का, ये तो उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव बताएगा ना। जो लोग गलतफहमियां पाल के बैठे हुए हैं कि हम ये छोटे दल से मैं एक सवाल आपसे पूछ दूं कि आप बताइए कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुमत की सरकार होने के बावजूद 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और 47 सीट पे आके टिक जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। इसका मतलब हम क्या समझें? आप नाराज सपा से हैं या अभी भाजपा से हैं? भारतीय जनता पार्टी तभी मजबूत होती है जब समाजवादी पार्टी उसे जगह देती है। ओके, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे खुल के। और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में होती है, शासन में होती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमजोर होती है। तो सपा मजबूत होती है फिर? भाई क्योंकि हम क्योंकि वो आपको तो स्कोप नहीं replacement पैदा नहीं करते किया हैं, था। हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते हैं। देखिए, हम दोनों में इसमें सांप्रदायिकता नहीं कॉमन बात फैलाते क्या हैं, है? जातिवाद की सोच अगर को नहीं बीजेपी बढ़ावा आती देते है हैं। तो सपा बढ़ रही है, और अगर आप आते हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली सपा को बढ़ा देते हैं। नहीं, हम भारतीय जनता आपकी पार्टी को नहीं बातों से बढ़ने निकाला देंगे। है ये तो मैंने ये साफ बात। तौर से मैं कहूंगा बिरजेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं बढ़ने देंगे। आप माननीय राज्य मंत्री साहब अभी व्याख्या कर रहे थे कि जैसे एक मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने कहा, आपने शायद न्यूज़ पे आपने भी देखा होगा बिरजेश जी, कि ब्राह्मण और बनिया मेरे जेब में है। तो ये राज्य मंत्री साहब इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे लग रहा है कि दलित समुदाय भी इनकी जेब में है। दिक्कत ये हो गई है कि हर किसी को ये अपने जेब में चल रहे हैं। आनंद फानन में जिस तरह से हाथरस में दलित की बेटी के साथ हुआ, क्या राज्य मंत्री जी डॉक्टर निर्मल के तर्कों को आप खारिज करते हैं? जी, डॉक्टर निर्मल के तर्कों को आप खारिज करते हैं? बिल्कुल, ये बातें वैसी। मैं आपसे इस चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना जा रहा हूं ब्रिजेश जी कि 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में। ऑलराइट, राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर ओबीसी लीडर हैं और एमएलसी भी है। कश्यप जी, आप देखिए, निशाने पर इस समय आप ही लोग हैं। जितने प्रवक्ता बोल रहे हैं सब डंडा लेके आप ही की तरफ दौड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जब सारे लोग आपसे लड़ने लगे तो आप समझ जाइए आप ऊंचाई पे हैं। आप समाजवादी पार्टी ही यहां से बीजेपी को हटाएगी और हटाएगी, ये भी आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आएगी। और ये हम धरातल की बातें बता रहे हैं, जैसा निर्मल जी बता रहे थे, बड़ा दलितों पे वो कर रहे थे, हितैषी बन रहे हैं। अरे आप जिस पार्टी में है उस पार्टी से कहिए जो डायरेक्ट आईएएस बना रहे हैं लेटरल भर्ती से, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और उसमें दलितों को भी देते। क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं प्रमोशन में आरक्षण लागू कर देते? जिस दल में है क्यों नहीं लागू करते भाई? आप बताओ ना, आप किया क्या? निर्मल जी प्लीज, आपने 5 साल में दलितों मैं के चाहता हूं लिए कि क्या डिबेट किया अनइंटरप्टेड है। निर्मल जी प्लीज को अपनी अपनी बात करें। आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। के वसूली एजेंट आपके पास चले गए हैं, वो जी, केवल निर्मल जी, मैंने आपके बीच किसी को नहीं बोलने दिया। अपने वसूली एजेंट के बारे में भी बता दे, अपने भ्रष्टाचार को भी उजागर कर दे। अरे दीजिए सरकार। और दलित भारी संख्या में दलित और ओबीसी के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ है और सवर्ण वर्ग के भी लोग बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी आ रहे हैं। क्यों नहीं? आप बताइए कौन सा ऐसा काम बीजेपी ने कर दिया? आज दलित न कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, लोगों को जाति और टाइटल छुपानी पड़ रही उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में अघोषित है, पिछड़े और दलितों को टाइटल छुपाना पड़ रहा। और एक सवर्ण वर्ग में एक जाति है, उनका भी उत्पीड़न लगातार है, ब्राह्मण समाज का भी लगातार उत्पीड़न हो रहा। 3.5 लाख दलितों का बहुत देर में आपको याद आया।
3.5 नहीं, लाख दलितों निर्मल का साहब, रिजर्वेशन किया निर्मल है। साहब, आई रिक्वेस्ट यू प्रमोशन का देखिए, बिल आपने निर्मल साहब मारा प्लीज, है। निर्मल जी प्लीज, आपने दलितों निर्मल जी, की जमीनें प्लीज। छीनी हैं। निर्मल जी, आपने बाबा सुन साहब के, डॉक्टर आपको दिया मैंने अम्बेडकर पर्याप्त का समय। नाम लिया है। बीजेपी सर, थोड़ा गरिमा का ध्यान रखें, प्लीज। आप जिन्ना प्लीज, का सिर्फ राज्यपाल का शब्द देखिए, बोलिए। एक जात के हैं, कप्तान देखिए एक जात के हैं, कोतवाल देखिए एक जात के हैं, दोनों दल और एक दूसरे के आज पूरक चले गए है, अन्य पोषक है। जातियां, आगे नारा जितना देते थे सबका तालिबान, साथ सबका these are the साथ, matters। पिछड़े और दलितों थैंक यू, एक सेकंड रुकिएगा। मैं डॉक्टर अनिल यादव के पास चलता हूँ, रुक जाइए। इस देश में मरना नहीं ना, पसंद ओके, करूंगा। थैंक यू। आप उनके नाम निर्मल पे जी, विश्वविद्यालय अरे, देखिए, आप जब बोल रहे थे तो मैंने आप किसी को तो नहीं बोलने बोल दिया, नहीं करते अब आप हैं। दूसरों में इंटरप्ट जब कर रहे हैं तक सर, आप ये ठीक नहीं है अम्बेडकर सर। सभा में थे तब तक अस्तित्व था। अम्बेडकर सभा में जब से बीजेपी सभा में चले गए हो, जो दलितों की वाल्मीकि समाज की हत्या करवाने वाले ये बीजेपी के लोग हैं, जिनके साथ में खड़े थे। आप कौन नहीं गए? वो वाल्मीकि समाज केंद्र बना रहे हैं। जिसकी हत्या हुई सब थी। चीजें हमें तो धरातल पर 69,000 सहायक शिक्षकों में थैंक यू, आप तीनों का शुक्रिया, रुक जाए आप तीनों लोग। डॉक्टर अनिल यादव, थैंक यू करिए इनको तब। ओके, डॉक्टर अनिल यादव जी, ये देखिए झगड़ते रहेंगे, इनको झगड़ने दीजिए आपस में, प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। क्या डॉक्टर निर्मल ने और जो राज्यपाल कश्यप ने तर्क प्रस्तुत किए हैं, क्या उन तर्कों से सहमत हुआ जा सकता है? और दूसरा, हमारे एक दर्शक ने इंटरेस्टिंगली सवाल पूछ लिया ऐप पे कि अगर मायावती और प्रियंका मिल जाएंगी तो इन ये लोगों की राह आसान हो सकती है। क्या इस तर्क को हम राजनीतिक कसौटी पर कस सकते हैं? देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा पहले आपको। जो निर्मल जी ने तर्क रखा था कि जाटव समाज का जो वोट है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर मायावती जी से, बहन जी से अलग होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जाटव समाज का जितना भी रोष है, जो आक्रोश है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस पिछले 5 साल चली है, उसमें जो हाथरस कांड हुआ और इस तरह के जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई और तमाम महंगाई और बेरोजगारी का भी उसके ऊपर असर पड़ा, और जो अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है जी बीजेपी के उसमें, तो उससे भी जाटव समाज में, क्योंकि नौकरियों में जाटव समाज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनके समाज के लोग, वो उससे भी लेटरल एंट्री और ये अंधाधुंध निजीकरण के मुद्दों से भी बहुत वो है। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी खुद जाटव समाज को महत्व नहीं देती। अगर आप पिछले चुनाव में देखें, मेरे सामने आंकड़े रखे हैं, तो 85 जो रिजर्व सीट थी शेड्यूल कास्ट के लिए उत्तर प्रदेश में, उसमें से 65 सीटें जो है वो नॉन जाटव समाज को भारतीय जनता पार्टी ने दी। जो समाज 60% के आसपास जिसकी संख्या है शेड्यूल कास्ट की आबादी की, उसको सिर्फ उन्होंने 85 में पर से आप देख रहे होंगे कि बेबी रानी 25% मौर्य से भी को कम, आगे 20%। करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ये क्या बीजेपी के लिए ठीक होगा, फायदेमंद होगा? देखिए, ऐसा है कि इस समय बीजेपी बैकफुट पे है। बीजेपी के अंदर भी एक जैसे संतरा होता है ना, संतरे के ऊपर से एक नजर आता है और अंदर से कई फाड़ियां होती हैं उसके अंदर। जी, तो कहीं योगी जी का गुट है, कहीं अमित शाह जी, सुनील बंसल जी हैं, कहीं मौर्य साहब हैं। तो अब ये आखिरी जिसमें हाथ पांव मारने वाली बातें हैं कि हर एक तरह का एक प्रयोग सर, इस राउंड में थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में। पुरी जी, आप देख रहे होंगे कि पिछड़े और दलितों की जो गोलबंदी है उस पर विपक्ष का बड़ा खास फोकस है और अपर कास्ट की कम्युनिटी पर बहुत फोकस है। आप क्या राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से विपक्ष की इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों क्षेत्रीय दल सपा और बसपा, ये केवल जाति और जाति की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जो कू ऐप पे सवाल आया था जी, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं, कौन किससे गठबंधन करेगा। मैं किसी एक सेकंड, कश्यप जी प्लीज, कश्यप जी प्लीज, वो किसी के बीच में नहीं बोले। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप बोले पुरी जी। और मैं एक ही चीज जानता हूं, 1996 में जब कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हुआ था तो राजभवन के दरवाजे पे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जब गए तो उन्होंने मायावती को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। आप क्यों विरोध कर रहे हैं मायावती और प्रियंका अगर आपस में दोस्ती के लिए? मैंने एक दर्शक ने सवाल कर दिया तो आप उसकी काट ढूंढ रहे हैं। अरे मैंने आउटसेट पे एक बात कही, कौन किससे गठबंधन करेगा नहीं करेगा ये उनका निजी विषय है,
लेकिन इतिहास की चर्चा जब गठबंधनों की आपने की तो आप खारिज तो करते उनमें- हैं इस प्रकार के उनमें काल्पनिक से- गठबंधन को भी? उनमें नहीं, मैं कोई चीज खारिज नहीं कर ये रहा। एक काल्पनिक है ये तो। राजनीति में कोई चीज खारिज नहीं होती। ओके, राजनीति संभावनाओं से भरी हुई ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर संभावनाएं ही संभावनाएं। क्या आपको इस बात की चिंता है दलित और विशेष तौर पर पिछड़ा समाज को अपने पाले में लाने के लिए कोई गंभीर प्रयास, रणनीति है आपके पास, या चिंता है आपको कि जो कुछ भी विपक्ष कर रहा है? मैं एक ही चीज कह सकता हूं, इस सरकार की जितनी योजनाएं थी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दरिद्र नारायण की सेवा में थी, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा में ओके, थी। मैं समझ गया आपका। ओके, सुची विश्वास कुछ कहना चाहती हैं? हाँ कहें। हाँ, आपको कुछ काउंटर करना चाहिए। यस सुची जी, गो अहेड करें प्लीज। करें करें करें। मायावती और प्रियंका का नाम आते ही पूरी जी गुस्सा हो गए। जी, राम माधव जी ने कहा था कि राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई थी, फिर राष्ट्रहित और देश में ही तोड़ दी। तो ये तो फर्जी राष्ट्रवाद के अधिवक्ता हैं। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना साहब के साथ बना सकते हो, देश भर में सभी चुनावों में देश विरोधी ताकतों के साथ सरकार बना सकते हैं, तो फिर किसी अन्य से इनको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। 30 साल तक दलाली दी गई। जी, मैंने 2 उदाहरण दे दिए, आप बस उसे ही बहुत कहूंगा। बहुत धन्यवाद। आप लोग कहीं और चले गए हैं, अभी हम लोग फ्रांस नहीं गए हैं, यहीं पे यूपी में, यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस बेहद महत्वपूर्ण और खालिश राजनीतिक परिचर्चा की। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद और नमस्कार।